ऑर्डर 16 किसकी बात करता है, क्या डील करता है ऑर्डर 16? बताओ ऑर्डर 16 किस बात क्या बात करता है? ऑर्डर 16 बात कर रहा था समन टू विटनेस, विटनेस को समन भेजे जाने की क्या प्रोसेस होती है, ये बात करता है ऑर्डर 16। तो इसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट के थ्रू ऑर्डर 16 को हम रिवाइज कर लेते हैं। आप निकालो फटाफट ऑर्डर 16। इसको ऑर्डर 16 को शॉर्ट फॉर्म में हम समझे तो ऑर्डर 16 बात कर रहा था साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी, मतलब साक्षियों को समन भेजना। और क्यों? क्योंकि उनकी हमें अटेंडेंस चाहिए। तो ये बात कर रहा है ऑर्डर नंबर 16। 16 में दो बातें होती है, एक तो इसकी जनरल प्रोसेस है, जनरल प्रोविजन है, और एक ये है कि अगर ऑर्डर 16 में विटनेस को समन भेजा जाता है और वो उसका पालन नहीं करता है, नॉन कंप्लायंस करता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल प्रोविजन में देखें। हमने देखा था ऑर्डर 16 का जो रूल नंबर 1 था वो बात कर रहा था कि पार्टीज को जिन विटनेस को बुलाना है, ये रूल नंबर 1, पार्टीज को जिन विटनेस को बुलाना है उसकी लिस्ट जो है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करनी होगी, ये बात कर रहा था रूल नंबर 1। और वो कब करनी होगी? तो वाद्यों का निपटारा कर दिए जाने से, मतलब जब इश्यू सेटल हो जाते हैं उसके 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज हमको विटनेस की लिस्ट कोर्ट के सामने प्रेजेंट करनी होती है, ये बात कर रहा था रूल 1। और उसमें कुछ दूसरे सब रूल भी थे जो प्रोविजन दे रखे थे कि अगर हमने किसी उस लिस्ट में किसी विटनेस का नाम नहीं डाला है, अभी उस विटनेस की गवाही भी जरूरी है, तो हम कोर्ट से परमिशन लेंगे और अगर कोर्ट परमिट कर देता है तो ऐसे विटनेस को भी हम हमारे प्रोसीजर में विटनेस की लिस्ट में इंक्लूड कर सकेंगे। रूल 2 था कि जब हमें ये रूल 2 ये दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस कौन कौन बात करता है, जो विटनेस हम बुला रहे हैं उनके खर्चे के लिए कौन कौन से प्रोविजन दे रखे हैं, तो वो है रूल 2, रूल 3 एंड रूल 4। ये स्पेशली खर्चे के बारे में बात करता है। तो रूल 2 बोलता है कि जब हमें विटनेस को बुलाना है तो उसके खर्चे देना पड़ेगा। तो खर्चे कहाँ देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा हमें न्यायालय में, कोर्ट में जमा करना पड़ेगा। और साथ ही अगर विटनेस जो है वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट इंसान है, एक्सपर्ट पर्सन है अगर हमारे विटनेस के लिए, तो उसके भी पे को हमें देना पड़ेगा, उसके जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो एक्सपर्ट पर्सन है। एक्सपर्ट पर्सन का जो वो पूरा दिन निकाल के आ रहा है, उसकी जो वर्किंग डे है उसमें से हमें टाइम दे रहा है, तो उसका भी जो व्यय है उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा? कौन देगा इनके खर्चे? वो देगा पक्षकार, मतलब पार्टी देगा। जो पार्टी बुला रही है विटनेस को वही पार्टी उसके खर्चे भी देगी। देन 3 बात कर रहा था कि जो खर्चे हैं वो कहाँ कोर्ट में दिए जाएंगे, इनके विटनेस के जो खर्चे हैं ये हम कोर्ट में देंगे। देन था 4 बात कर रहा था कि अगर हमने जो खर्चे देना है वो सफिशिएंट खर्चा नहीं दिया, पर्याप्त राशि नहीं दी, कंडीशन में, पर्याप्त राशि नहीं देने की कंडीशन में कोर्ट क्या करेगा? हमें डायरेक्शन देगा कि हमने पर्याप्त खर्चा, सफिशिएंट एक्सपेंडिचर जो है, सफिशिएंट एक्सपेंसेस जो है वो नहीं दिए हैं। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने डायरेक्शन दी कि हमें सफिशिएंट एक्सपेंसेस देने हैं, और फिर भी अगर हम नहीं देते तो हमारी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, ये बात कर रहा था रूल 4।
तो 1, 2, 3, 4 स्पेशली विटनेस के खर्चे के बारे में बात करता है। और इसमें यह भी था कि अगर विटनेस को एक दिन से ज्यादा रोकने की जरूरत पड़ जाए, गवाही कभी कभी 2-4 दिन चलती है, अभी वो उसके वर्किंग डेज में से टाइम निकाल के आया है, तो अभी उसको उसका खर्चा तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है उसका भी लॉस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक दिन से ज्यादा रुकना पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे, उसके खर्चे उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात करता है रूल 2, 3 एंड 4। देन 5 का था कि विटनेस को कहाँ हाजिर होना है। ये रहा 5, कंटेंट ऑफ समन, विटनेस को कहाँ हाजिर होना है। तो ये टाइम जो है ये बताया जाएगा, कोड के द्वारा बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे, समय क्या, स्थान क्या। ये दे रखा है समय, स्थान और पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है उनको बुलाने का। अभी विटनेस को बुला रहे हैं तो पर्पस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कभी हम उनको एविडेंस के लिए बुला रहे हैं, या कभी हम उनको डॉक्यूमेंट के लिए बुला रहे हैं। तो वो 5 में दे रखा है कि समन जब भेजा जा रहा है तो उसमें कंटेंट जो है उसमें लिखा जाएगा कि आपको किस टाइम पर आना है, किस प्लेस पर आना है और किस पर्पस के लिए आना है। अगर डॉक्यूमेंट के लिए आना है तो विटनेस डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आएगा। तो ये बात दे रखी है 5 में। देन 6 में दे रखी है कि अगर हम विटनेस को बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट के लिए, ये दे रखा है 6, अगर हम विटनेस को बुला रहे हैं डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में विटनेस खुद ना आकर अगर डॉक्यूमेंट पहुंचा देता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने समन का पालन किया है। मतलब उसको खुद को आना जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंट पेश करना। तो वो खुद ना आया और डॉक्यूमेंट को पेश कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में रूल 6 जो है वो अप्लाई होगा। देन 7 को स्किप कर देते हैं। 8 में वही बातें दे रखी है कि जो हमें समन भेज रहे हैं तो उसको साइन करना, डिलीवर करना, ये सारी बातें दे रखी है। और 8 में दे रखी है कि समन की तामीली कैसे होगी। ये समन की तामीली को लेकर है 7A, 9 एंड 8। तो 8 बात करता है कि कैसे होगी। तो कैसे होगी, इसमें अगर हम देखें, हमने पढ़ा था ऑर्डर 5 समन के बारे में, तो उसमें जैसे तामीली हो रही थी सेक्शन 9 के अंडर में, वैसे ही इधर भी ऑर्डर रूल 8 के अंडर में हमारी तामीली होगी। 9 में समन की तामीली कब होगी, तो ये अभी हमने पढ़ा रूल 1 के अंदर में कि जैसे ही इश्यू सेटल हो जाते हैं उसके 15 दिन के अंदर हमें समन की लिस्ट विटनेस की देनी है और उसके 5 दिन के अंदर समन की तामीली करनी है। और 7A बात करता है कि समन की तामीली कौन करेगा, तो ये बाय पार्टी होगा। बाय पार्टी भी हो सकता है और कोर्ट भी हो सकता है, बट बाय पार्टी हो रहा है तो वहां 7A होगा। ऐसे ही हमने देखा था कि डिफेंडेंट को समन करना हो तो कोर्ट जब समन करता है तो वो ऑर्डर 5 का रूल 9 था। बट अगर वादी अगर प्रतिवादी को समन भेज रहा है, जिसको हमने बोला था दस्ती समन, तो वो आप बताइए कि वो कौन से रूल में था। ऑर्डर 5 का कौन सा रूल था जिसमें जो प्रतिवादी है वो प्रतिवादी को समन भेज रहा था, बताओ। कौन सा रूल था जिसमें वादी प्रतिवादी को समन भेज रहा था पर्सनली? वो था हमारा ऑर्डर 5 रूल 9A। जैसे यहाँ 7A है, उसमें था रूल 9A। इन बातों का हमको ध्यान रखना है। तामीली कैसे होगी ये दे रखा है 8 में, और कब होगी तो इसका टाइम जो है वो प्रॉपर दे रखा है हमें 9 में कि कब होगी। विटनेस को है उसका कन्वीनियंट देखा जाएगा कि वो कब आ सकता है, उसको आने जाने के लिए, प्रॉपर यात्रा करने के लिए उसको समय मिले, वो सारी चीजें दे रखी है हमारी 9 में। 9 हो गया। देन 10 था
कि 10 था कि विटनेस को अगर समन भेजा जा रहा है फिर भी वो नहीं आता है, जैसे डिफेंडेंट को भेजा जा रहा था सेक्शन 30 या 31 में, वो नहीं आ रहा था तो क्या कर रहे थे हम, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे थे। तो सेम रूल यहाँ भी फॉलो होगा। रूल 10 बात करता है, ये रखा है कि नॉन कंप्लायंस के प्रोविजन में जो है वो अनुपालना में समर्थ, मतलब ब्रीच ऑफ रूल, उसको डायरेक्शन दिया है कि आपको विटनेस को डायरेक्शन दिया है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है, या तो एविडेंस के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए। तो अगर उसको ऐसा बोला है, ऐसा डायरेक्शन उसको दिया है, फिर भी वो नहीं आया, फिर भी उसने समन की अनुपालना नहीं की, तो क्या माना जाएगा कि उसने ब्रीच किया है, मतलब जो रूल था, जो डायरेक्शन था, उसको तोड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन रूल 10 बात करता है कि अगर वो अपीयर नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में अधिकारी का प्रमाण पत्र शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, और यदि समन तामील पक्षकार या अभिकर्ता द्वारा की गई है, तो जो हमने बात की थी कि अगर वो कंप्लायंस नहीं करता है तो हो सकता है कि जो सर्विसिंग ऑफिसर था, समन का जो सर्विस करने की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसने ही प्रॉपर वे में समन की सर्विस नहीं की हो। तो एक तो ये आएगा कि उस सर्विसिंग ऑफिसर की हम एग्जामिनेशन करेंगे कि आपने प्रॉपर सर्विस की या नहीं की, और जब समझ में आ जाता है कि जो विटनेस है वो ही इग्नोर कर रहा है, वो ही समन से बचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है वो प्रोक्लेमेशन निकालेगा, मतलब उद्घोषणा करेगा कि विटनेस के लिए कि प्रॉपर टाइम और समय स्थान ये सब लिख कर कि आपको इस वक्त इस समय पर इस स्थान पर आना ही पड़ेगा, ऐसी वो उद्घोषणा करेगा। और ऐसी जो उद्घोषणा है, ऐसा जो प्रोक्लेमेशन है, वो भी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। ये बात हो रही थी सेक्शन 10 की। सेक्शन 11 में बात हो रही थी कि अगर वो अपीयर हो जाता है तो अपीयर हो गया है पर अभी उसकी प्रॉपर्टी तो अटैच कर रखी है, कहाँ अटैच कर रखी है, रूल 10 के अंडर में। अभी 11 में वो अपीयर हो गया है, तो अपीयर हो गया है तो वो प्रॉपर रीजन बताएगा कि मैं आपने जो डेट और टाइम दिया था उस वक्त में नहीं आ पाया, उसका मेरे पास वैलिड रीजन था। तो अगर वो सफिशिएंट रीजन, वैलिड रीजन कोर्ट को दे देता है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इसके पास प्रॉपर वैलिड रीजन है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो रूल 10 के अंदर में प्रॉपर्टी जो अटैच की थी उसको रिलीज कर देगा। 10 में अटैच की और 11 में रिलीज की। 11 में रिलीज इसलिए की क्योंकि उसके पास प्रॉपर रीजन था। हो सकता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, उसके फंक्शन में, उसके फैमिली में कोई जरूरी फंक्शन हो कि वो कुछ फ्यूनरल टाइप का फंक्शन हो तो वह नहीं आ पाया। तो अगर ऐसा वैलिड रीजन दे देता है तो 11 में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो रिलीज कर दी जाएगी। 12 में बात करते हैं कि वो आया, अपीयर हुआ, 10 में नॉन कंप्लायंस की, 12 में आया, अपीयर हुआ। अभी अपीयर हुआ पर वो वैलिड रीजन नहीं दे पाया, 11 में रीजन दे दिया इसलिए उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर दी। रूल 12 में वो प्रॉपर रीजन नहीं दे पाया, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है, इस वजह से क्या है कि कोर्ट का जो मैटर है, हमारा मैटर है, वो डिले हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है वो रूल 12 के अंडर में उसकी जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को या तो वो क्या कर सकता है, उस पे 500 रुपए का जुर्माना लगाएंगे, 500 रुपए का फाइन लगाएंगे क्योंकि कोर्ट को परेशान किया है, कोर्ट ने जो समन दिया था उसका उसने पालन नहीं किया है, तो 500 रुपए का जुर्माना, और साथ ही उसकी जो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के कुछ भाग को क्या कर सकते हैं, क्रय भी कर सकते हैं, कुर्क भी कर सकते हैं, मतलब अटैच भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये बात करता है हमारा 12।
देन 13 बात कर रहा था कि अटैचमेंट कैसे किया जाएगा। तो अटैचमेंट वैसे ही किया जाएगा जैसे ऑर्डर 21 में इसका मैनर दे रखा है। अब जब ऑर्डर 21 को हम कवर करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे, पर अभी समझेंगे कि 10 में जो अटैच किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, तो वो कैसे अटैच किया जाएगा। तो वो वैसे ही अटैच किया जाएगा जैसे कि ऑर्डर 21 में दे रखा है। और ये कौन बताता है, ये बताता है हमारा रूल 13। देन हम देखिए 14, 15, 16 की बात कर लेते हैं। 16 क्या बात करता है कि अभी हमने देखा था कि अगर विटनेस को एक दिन से ज्यादा रोकना पड़ा तो उसमें उस कंडीशन में उसको उसके खर्चे देना पड़ेगा। तो एक दिन से ज्यादा रोक रहे हैं, पर कब तक रोकना है उनको, ये बात दे रखी है 16 में कि व्हेन दे में डिपार्ट, मतलब वे कब प्रस्थान कर सकेंगे, मतलब वो कब जा सकेंगे। तो ये बात करता है 16 कि जब तक कि कोर्ट के जो मैटर है, जो हमारा केस है, वो डिस्पोज न हो जाए, जब तक कि केस डिस्पोज न हो जाए, वाद का निपटारा न हो जाए, तब तक उसको हर एक हियरिंग में आना पड़ेगा। हर एक हियरिंग में उसको आना पड़ेगा जब तक कि मैटर डिस्पोज न हो जाए। अब क्या गारंटी कि वो हर हियरिंग में आ ही जाएगा। तो इसके लिए दे रखा है कि उसको कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, जैसे गोल्ड गिरवी रखते हैं, ऐसी कोर्ट के पास कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी कि हाँ मैं आऊंगा। तो ऐसी सिक्योरिटी जो दे रखी है वो रूल 16 के सब रूल 2 में दे रखी है। और अगर वो ऐसा फॉलो नहीं करता है, अगर नेक्स्ट हियरिंग में नहीं आता है, तो उसको जेल में भी डाला जा सकता है। देन 17 को स्किप कर दो। 18 दे रखा है कि जहां पकड़ा गया साक्षी साक्ष्य नहीं दे सकता या दस्तावेज पेश नहीं कर सकता। 18 में बात दे रखी है, 18 बोलता है, 18 इतना जरूरी नहीं है इसलिए इसमें 18 नहीं है। वैसे हम देख लेते हैं 18 बात करता है कि जहां विटनेस आ गया है, अभी विटनेस आ गया है, उसको एविडेंस के लिए बुलाया है या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया है, बट वो एविडेंस भी नहीं दे रहा है कोर्ट में और डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और उसका रीजन क्या है कि वो किसी पार्टी है, कोई पक्षकार है, वो नहीं आया। तो कोई पक्षकार नहीं आया इसलिए मैं एविडेंस नहीं दूंगा, ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करूंगा, ऐसी वो शर्त रख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसको कह सकेंगे कि ठीक है, जब पार्टी आ जाएगी तब आप अपना एविडेंस या डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन जो है वो कर देना। पर जब पार्टी आ जाती है और तब भी वो ऐसा नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको क्या है, सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। अभी नेक्स्ट जब पार्टी आएगी तब मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करूंगा या एविडेंस दूंगा, तो जरूरी नहीं है कि ये भी जब पार्टी आएगी, अपीयर होगी, तब ये भी आ जाए। तो इसमें भी सिक्योरिटी रखवाएंगे और अगर ये फॉलो नहीं करता, नेक्स्ट हियरिंग में नहीं आता है, तो इसको भी जेल में बंद किया जा सकता है। और 19 हमारा बात करता है, वही बात है जो ऑर्डर 5 के रूल 4 में दे रखा था। ऑर्डर 5 का रूल ऑर्डर 5 का रूल 4 यही बात करता था कि अगर 50 मील के अंदर रहता है या 100 मील के अंदर रहता है तो हम उसके पर्सनल अपीयरेंस को कंपेल कर सकते हैं। वही विटनेस के बारे में बोलते हैं कि अगर 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर है तो वो फ्लाइट से आ जाएगा। तो 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर के अंदर में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी भी अपीयरेंस को कंपेल किया जा सकेगा। और ऐसी अपीयरेंस में जब पार्टी आ रही है, इतनी दूर विटनेस इतनी दूर से आ रहा है, ऐसी कंडीशन में उसके खर्चे जो है वो कौन देगा, वो पार्टी देगी जो उस विटनेस को बुला रहा है। ये हो गया हमारा ऑर्डर 16। अभी 20 जो है 20 बात करता है कि वो कभी कभी विटनेस पार्टी को भी बनाया जा सकता है,
तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि किसी पार्टी को विटनेस बनाना है और कोर्ट उसी वक्त उस पार्टी को बोल रहा है कि आप एविडेंस दीजिए, कोई क्वेश्चंस कोर्ट के माइंड में है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ एविडेंस है या डॉक्यूमेंट है वो पार्टी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में उस पार्टी के अगेंस्ट में जजमेंट दिया जा सकता है। क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का कुछ जैसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, खसरा नंबर होते हैं, पोजीशन ओनरशिप होती है, तो इलीगल कब्जा करके रखा है, तो अगर पार्टी डिफेंडेंट को कोर्ट डिफेंडेंट को कह रही है कि आपका जो इलीगल कब्जा आपने कर रखा था, बट प्रॉपर ओनरशिप तो प्लेंटिफ की है जो है डिफेंडेंट के पास, तो आपके पास अगर डिफेंडेंट की प्लेंटिफ की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप प्रोड्यूस कीजिए। और अगर डिफेंडेंट मना कर देता है तो इसी कंडीशन में मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो छुपा रहा है, क्योंकि जो सही डॉक्यूमेंट है, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, वो प्लेंटिफ का है और है डिफेंडेंट के पास, वो नहीं दे रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जजमेंट दे सकती है। ये बात करता है हमारा 20। और 21 बात करता है कि जो समन के जो भी प्रोविजन है वो जैसे पार्टीज पे फॉलो होते हैं वैसे ही विटनेस पे भी फॉलो होंगे, और जैसे विटनेस पे फॉलो होते हैं वैसे पार्टीज पे फॉलो होंगे। ये हो गया हमारा ऑर्डर नंबर 16 का रिवीजन। देन अब हम देख लेते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। अभी आप लोग निकालेंगे ऑर्डर 6। अभी हमने समन कर दिया है पार्टी को, तो अभी निकालना है ऑर्डर 6 की प्लीडिंग क्या होती है। अभी हम ऑर्डर 6 को डील करेंगे। प्लीडिंग मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे अभिवचन। अभिवचन, इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैथ्स फार्मूला जैसे होता है वैसे फॉर्मूला बताया था कि वाद पत्र प्लस जवाब दावा, वाद पत्र प्लस जवाब दावा बराबर अभिवचन, मतलब प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्लीडिंग। ये होता है हमारा प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या होता है, प्लीडिंग शेल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब प्लीडिंग का मतलब होता है, अभिवचन का मतलब होता है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ये होता है हमारा प्लीडिंग। दोनों चीजें इसमें कवर होगी, दोनों चीजें इसमें कवर होगी। देन दे रखा है सेकंड, देखें कि प्लीडिंग जो है उसमें क्या होगा। जैसे प्लीडिंग में प्लेंट भी आ रहा है और रिटर्न स्टेटमेंट भी आ रहा है, तो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हमें करनी है, तो वो दे रखा है हमें ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 6 में रूल 2 बात करता है कि प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस, मतलब प्लीडिंग में हमें क्या इंक्लूड करना है, तो प्लीडिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल फैक्ट है वो ही इंक्लूड करना है। सॉरी, प्लीडिंग में जो है वो मटेरियल फैक्ट जो है वो ही हमें इंक्लूड करना है, एविडेंस इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले कि जो एक घर है, एक घर जो है वो ए का है और इलीगल पोजीशन जो है वो बी का है, तो उस पे जो कब्जा कर लिया है बी ने इलीगली, अभी वो क्या करता है, ए को घर से बाहर निकाल देता है और ओनरशिप तो ए की है पर उसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ मटेरियल फैक्ट जो है, अभी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट जो है वैलिड डॉक्यूमेंट तो ए के पास है, मतलब जो एविडेंशियल चीजें हैं कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो सारी चीजें जो है वो हम प्लीडिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे।
मतलब प्लेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। प्लेंट में सिर्फ मटेरियल फैक्ट मतलब कॉज ऑफ एक्शन क्या है, हमको ऐसे क्या फैक्ट है जिसको डिसाइड करना है, वही चीजें प्लेंट में हम इंक्लूड करेंगे। ये जब हमने देखा था प्लेंट के बारे में थोड़ा समझा था, तब इसको भी हमने कवर किया था कि मटेरियल फैक्ट ही उसमें इंक्लूड होने चाहिए कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया है जबकि ओनरशिप तो मेरी है। तो ये जो बातें बोलनी है, जो मटेरियल फैक्ट है, यही हम प्लीडिंग में इंक्लूड करेंगे, ना कि हम एविडेंस जो कि उस चीज के प्रूफ है उनको, क्योंकि एविडेंस कब दिए जाएंगे, एविडेंस तो ट्रायल के टाइम पे दिए जाएंगे ना, जब हमारे इश्यू सेटल हो जाएंगे उसके बाद एविडेंस की बारी आएगी। तो प्लीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैक्ट ही इंक्लूड करेंगे। देन दे रखा है कि एवरी प्लीडिंग शेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, कि जो प्लीडिंग है वो पैराग्राफ्स में हम डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं जो लिखना चालू करा तो बस लिखते ही जा रहे। थोड़ा सा जब हम भी लिखते, जैसे ये पैराग्राफ, ये जो कंटेंट है ये पैराग्राफ में दे रखा है, रूल वाइज पैराग्राफ अलग अलग कर रखा है, प्रोविजन वाइज पैराग्राफ को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो ऐसे ही प्लीडिंग में भी किया जाएगा। प्लीडिंग में भी हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, प्रॉपर नंबरिंग करेंगे, तो उससे क्या है थोड़ा सा पढ़ने में क्या होगा, कन्वीनियंट होगा। तो ये दे रखा है रूल 2 के सब रूल 2 में। देन 3 दे रखा है कि डेट सम एंड नंबर शेल बी एक्सप्रेस इन अ प्लीडिंग, कि आपका जो जैसे घर से बाहर निकाल दिया तो वो कब निकाला, उसकी डेट, उससे रिलेटेड सम्स, नंबर्स, ये सारी चीजें है। हमारा जो डिस्प्यूट है, हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन है उससे रिलेटेड कि कब हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें जो है, जैसे कोई अमाउंट वाला मैटर है तो उसका क्या सीन है, ये सारी कितना पैसा हम रिलीफ, कितना पैसे के लिए मांग रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें एक्सप्रेस प्लीडिंग में एक्सप्रेस की जाएगी। फिर देन देखें फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग, तो फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग जो है ये दे रखा है अपेंडिक्स ए में, जो सीपीसी के लास्ट में अपेंडिक्स ए है। तो अपेंडिक्स ए में क्या है, सारे फॉर्मेट दे रखे हैं कि प्लेंट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, फिर जो है रिटर्न स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो ये सारे फॉर्मेट, किसी भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है अपेंडिक्स ए में। फिर हम देखें 3A बात करता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग इन कॉमर्शियल कोड। अगर कॉमर्शियल कोड का कोई है मैटर, तो ऐसी कंडीशन में किसी वाणिज्यिक विवाद में, जहां ऐसे वाणिज्यिक विवाद के प्रयोजन, अभी जैसे प्लीडिंग और रिटर्न स्टेटमेंट, ये सारे फॉर्मेट जो है वो तो अपेंडिक्स में दे रखे हैं, अभी अपेंडिक्स में दे रखे हैं। पर अगर कोई कमर्शियल मैटर है तो कमर्शियल मैटर में हाई कोर्ट भी क्या कर सकती है, उसका फॉर्मेट प्रोवाइड कर सकती है। जरूरी नहीं है कि फिर अपेंडिक्स ए को ही फॉलो किया जाए। ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट जो है वो उसका मैनर जो है प्रिस्क्राइब्ड अंडर द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट भी उसका जो फॉर्मेट है वो प्रोवाइड कर सकती है। देन हम देखें पर्टिकुलर्स टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी। अभी प्लीडिंग में हमको क्या करना है, प्लीडिंग में जो पर्टिकुलर चीजें हैं उनको ही डिफाइन करना है, उनको ही उसमें फील करना है। तो जैसे कि मैटर अगर हमारा हो मिसरिप्रेजेंटेशन का, दुर्व्यपदेशन, कोई फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ में, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिफॉल्ट अगर कोई कर रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो अगर ऐसी कोई चीज हो रही है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो हमको हमारी प्लीडिंग में डालना पड़ेगा कि मेरे साथ जो है वो फ्रॉड हो रहा है। तो ये बात दे रखी है हमें 4 में। वो अभिवचन में वो विशिष्टिया कथित की जाएगी, मतलब मेंशन किया जाएगा हमारा जो प्लीडिंग है, हमारा जो प्लेंट है, अगर प्लेंट में भी, और अगर हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है तो रिटर्न स्टेटमेंट में भी, दोनों कंडीशन में क्या होगा,
हमको अगर हमारे साथ डिफॉल्ट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो हमको उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये दे रखा है हमारा रूल 4। देन रूल 6 बात कर रहा है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट जैसे ए और बी है, ए ने बोला था बी को कि 1 मई 2025 को एक अभी क्या चल रहा है, 1 अगस्त 2025 को मुझे आप एक सेकेंड हैंड कार दिलाना, ये बात दी है। ए ने बोला, तभी उसने बी ने इसका कंप्लेंस नहीं किया, बी ने वो कार नहीं दिलाई, तो अभी फिर उसने वापस बोला 10 अगस्त को फिर बोल रहा है कि मुझे सेकेंड हैंड कार चाहिए। तो इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट अगर उसने कर दिया है, पर उसने ना तो 1 अगस्त को उसको कार वापस सेकेंड हैंड कार दी और ना ही 10 अगस्त को दी, तो ऐसी कंडीशन में अभी अब वो क्या करेगा, कोर्ट में केस फाइल करेगा। तो ये जो दोनों कंडीशंस है, मतलब कि आप अगर मुझे पेमेंट दोगे तो मैं आपको कार प्रोवाइड करूंगा। अभी इसने पेमेंट दिया ही नहीं था तो कार कैसे प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या हुई, कंडीशन प्रेसिडेंट हुई कि अगर आप मुझे पेमेंट दोगे तो मैं आपको कार प्रोवाइड करूंगा। अब अगर इसका मैटर चल रहा है तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट मानी जाएगी, मतलब पूर्ववर्ती शर्त मानी जाएगी, पूर्वभाव्य शर्त मानी जाएगी, मतलब जो कि एक शर्त दूसरे पे डिपेंड है। तो ये बात करता है हमारा 6। देन 7 बात करता है डिपार्चर। डिपार्चर मतलब होता है फेरबदल। फेरबदल मतलब क्या कि जो अगर हमने जो प्लीडिंग है, हमारी जो प्लीडिंग है, तो नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, मतलब कि जो प्लीडिंग है उसमें जो अमेंडमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मतलब कुछ भी फेरबदल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैसे, जैसे कोई न्यू ग्राउंड है, आप कोई प्लीडिंग आपने फाइल कर दी है, मतलब प्लेंट अपना फाइल कर दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट अपना फाइल कर दिया है, उसके बाद आपको कुछ उसमें फेरबदल करना है। तो फेरबदल जो है या कोई एलिगेशंस लगाने हैं, जैसे कि प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ ने प्लेंट लिखा, अब प्लेंट दायर किया, अभी रिटर्न स्टेटमेंट जो है, रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट उसका आंसर देगा। तो हो सकता है प्लेंटिफ ने भी कुछ एलिगेशंस लगाए हो और डिफेंडेंट भी उस पर रिटर्न एलिगेशंस लगा रहा है। तो अगर वो एलिगेशंस को लिखना था रिटर्न स्टेटमेंट में, उसने नहीं लिखा, अब बाद में दोनों को समझ में आ रहा है कि हमको कुछ न्यू ग्राउंड्स जो है वो हमारी प्लीडिंग में इंक्लूड करना है, या तो प्लेंट में या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो वो फेरबदल जो है, वो डिपार्चर जो है वो ऐसे ही नहीं होगा। वो कैसे होगा, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और जो अमेंडमेंट करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो उसके बारे में बात करता है हमारा रूल 16। रूल 17 बात करता है कि अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा। तो हमको जो फेर बदल करना है, फेर बदल हम जो है वो रूल 17 के अंडर में रहकर ही कर सकते हैं। देन दे रखा है, देन दे रखा है 7 हो गया, 8, 9, 10, 11 ये आप स्किप कर दो, ये कोई काम के नहीं है। देन 12 भी, 13 है, 13 देख लेते हैं हम। लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में क्या होता है, neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presume in his favor। मतलब जो पार्टी है उसको प्लीडिंग में ऐसे फैक्ट जो है, मैटर ऑफ फैक्ट जो है, उनको डालने की जरूरत नहीं है, या ऐसी चीजों का ऐसे रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं है। एलेज मतलब मांगना,
कि ऐसी रिलीफ जो है प्लीडिंग में, ऐसे फैक्ट जो है जिनसे रिलीफ चाहिए। अभी वो ऐसा है कि मैटर ऑफ लॉ है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ऑनरशिप का, कि जो ए और बी का मैटर है, अभी ए ने बात दायर किया कि बी ने पोजीशन ले लिया है, इलीगली पोजीशन ले लिया है। अब इलीगली पोजीशन ले लिया है तो मुझे उसकी ऑनरशिप दिलाई जाए और साथ में डैमेजेस भी दिलाए जाए। तो अभी जो डैमेजेस है, जैसे उसने मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल कट कर दिया हो, उसके घर का नल बंद कर दिया हो, तो ऐसे रिलीफ भी चाहिए। तो जो रिलीफ चाहिए वो तो आप प्लीडिंग में मेंशन कर सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा रिलीफ चाहिए, बट जो है ये ऑनरशिप दिलाई जाए तो ये तो कोर्ट को समझ में खुद ही आ जाएगा ना। लॉ जो प्रिज्यूम कर रहा है ना कि ऑनरशिप इलीगली पोजीशन बी के पास है और ए को ऑनरशिप उसका देना है, तो यहाँ पे हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमको ऑनरशिप भी दिलाई जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ये तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये चीजें हमारे फेवर में है, इन इस फेवर, लॉ प्रिज्यूम इन इस फेवर की जो चीजें हमारे फेवर में है तो वो तो हमें मिल ही जाएगी। तो ये बात करता है थर्ड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कि जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि ऐसा रिलीफ इनको मिलना ही चाहिए तो वो हमको मिल जाएगा। देन है प्लीडिंग टू बी साइंड, कि जो प्लीडिंग है वो प्लीडर के थ्रू, अगर प्लेंट हमारा है तो प्लीडर के थ्रू या पार्टी के थ्रू जो है वो साइन होना चाहिए। जैसे मान लो प्लेंटिफ ने प्लेंट दायर किया, अभी वो प्लेंटिफ ने प्लेंट दायर किया, उसमें भी पार्टी की साइन होगी और प्लीडर की साइन होगी। अभी उधर डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट देना है तो उसको भी साइन करनी पड़ेगी, या तो वो साइन करेगा या उसका प्लीडर जो एडवोकेट है वो साइन करेगा। अभी ऐसा भी होता है कि जब डिफेंडेंट है वो रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है, वो प्लेंटिफ ने जो उस पर एलिगेशन लगाए हैं प्लेंट के थ्रू उनको इनकार करने के लिए वो रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है। बट ऐसा भी होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट देने के साथ साथ जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के ऊपर भी एक केस फाइल कर सकता है। मतलब अगर उसने, जैसे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम वाला मैटर होता है, काउंटर क्लेम कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर क्लेम किया और डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम कर दिया प्लेंटिफ के ऊपर, तो जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ के ऊपर काउंटर क्लेम करेगा तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर रहा है, वो भी एक तरीके से प्लेंट फाइल कर रहा है। और जब इसका आंसर देगा तो प्लेंटिफ आंसर देगा तो प्लेंटिफ रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आंसर देगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि प्लेंटिफ ही प्लेंट फाइल करेगा और डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। अगर काउंटर क्लेम वाला मैटर है कि डिफेंडेंट ने ही नया केस जो है, नया बात जो है प्लेंटिफ के खिलाफ अगेंस्ट में दायर कर दिया है, तो अभी प्लेंटिफ को उसका आंसर देना है तो वहां पे फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू उसका आंसर देगा। तो जो प्लीडिंग है, प्लीडिंग में जो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट है वो जिसके भी द्वारा दिया जा रहा है वो क्या होगा, सेल बी साइंड बाय द पार्टी और हिज प्लीडर, वो साइन होना चाहिए प्लीडर के द्वारा या तो पार्टी के द्वारा। और ऐसी कंडीशन में जैसे जो पार्टी है वो अनसाउंड माइंड है या इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन है, तो इनके थ्रू जो है जो ऑथराइज पर्सन है, ऑथराइज पर्सन जो हमने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वाली बात की थी, तो वो साइन करेगा। ये बात करता है हमारा 14। देन 14A जो है वो बात करता है एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस, कि अभी हमको समन जैसा भेजना है, कोई नोटिस भेजना है तो उसका एड्रेस क्या होगा। हमें नोटिस भेजना है, कोई हमें सूचना देना है तो उसकी वो सूचना हम किस एड्रेस पर देंगे। तो इसमें दे रखा है कि एवरी प्लीडिंग व्हेन फाइल्ड बाय द पार्टी, जब पार्टी जो है वो प्लीडिंग फाइल करती है, मतलब प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट फाइल कर रहा है या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है, तो शेल बी अकम्पनी बाय स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो हमारा फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है
अपेंडिक्स ए में, उसके अकॉर्डिंग साइन होगा इन रूल 14 रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी। जो 14 बात करता है वो प्रॉपर एड्रेस की बात करता है, और 14 में साइन की बात हो रही है, और सॉरी मैंने यहाँ क्लिक कर दिया था। 14 में साइन की बात हो रही है और 14A जो है यहाँ एड्रेस की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ साइन किया गया है वैसे ही उसी फॉर्मेट पर, उसी प्लेंट पर हमें एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। तो सच एड्रेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो टाइम टू टाइम जो दे रखा है कि अगर एड्रेस जो है मान लो चेंज हो जाता है तो हमें टाइम टू टाइम कोर्ट में भी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी, हमें एप्लीकेशन कोर्ट में देनी पड़ेगी कि हमारा जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है। और इसके बारे में, ये पूरे एड्रेस के बारे में बात करता है 14A कि अगर एड्रेस चेंज हो जाए तो हमें प्रॉपर उसको टाइम देना है। और अगर एड्रेस हमारा वही है, जैसे क्या होता है रजिस्टर्ड एड्रेस, क्या होता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस वो होता है जो कि पार्टी जो है वो प्लेंट में दे रही है। तो अगर उसका वो एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो माना जाएगा कि उसका रजिस्टर्ड एड्रेस वही है, क्योंकि अगर चेंज हो रहा है तो पार्टी उसको एप्लीकेशन दे देगी कि हमारा एड्रेस चेंज किया जाए। बट अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि हमारा एड्रेस वही है, वही हमारा फिक्स एड्रेस है, तो वो होगा हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस। तो रजिस्टर्ड एड्रेस को कब तक माना जाएगा? माना जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब कि जब तक कि हमारा मैटर है आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ मैटर, हमारा जो मैटर है, हमारा जो केस चल रहा है उसका फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता। जब फाइनल डिटर्मिनेशन हो भी जाएगा, जब जजमेंट आ जाएगा, तो जजमेंट के बाद भी 2 साल तक हमारा एड्रेस वही माना जाएगा। और अगर चेंज कर रहे हैं तो हमको एप्लीकेशन देनी है, नहीं तो हमारा जो फाइनल मैटर, अभी हम क्या सोचेंगे, चलो जजमेंट आ गया है अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं तो क्या ही फाइल करने की जरूरत। पर जजमेंट के बात मान लो अपील वाला मैटर आ रहा है, तब हमको नोटिस देना है कि आपके केस में जो जजमेंट आ गया है आपके फेवर में आया है, बट अब डिफेंडेंट ने उसके लिए अपील कर दी है, तो अभी नोटिस तो देना पड़ेगा ना। तो नोटिस उसी एड्रेस पर दिया जाएगा जो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है, तो वो 2 साल तक उसी एड्रेस को वैलिड माना जाएगा, मतलब 2 साल तक उसी एड्रेस को मान्य करेंगे जो हमने हमारे प्लेंट में दे रखा है। अगर चेंज हुआ है तो हमको एप्लीकेशन फाइल करनी है, नहीं तो 2 साल तक हमारा कोई भी नोटिस जो है केस के रिगार्डिंग वो उसी एड्रेस पर जाता रहेगा। ये बात करता है हमारा 14A। देन है 15, जो प्लीडिंग है वो वेरीफाई होनी चाहिए। हम जो प्लेंट फाइल कर रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, ये वेरीफाई होना चाहिए, मतलब इसका सत्यापन होना चाहिए। तो ये बात करता है कैसे सत्यापन, आपने अगर कोई प्रैक्टिस की हो तो वहां जब कोई भी एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो लास्ट में एफिडेविट भी लगाते हैं और साथ में लिखते हैं कि मैं यह सत्यापित करता हूं कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वह सत्य है, ऐसे करके कि अगर कोई झूठी जानकारी प्राप्त होती है, मेरी तरफ से कोई झूठी जानकारी अगर दी गई हो तो मैं उसके लिए दायी हूँ, जवाबदारी उसकी मेरी है, ऐसा उसमें लिखा हुआ होता है। तो यही बात कर रहा है 15 में कि अभी आपने प्लेंट फाइल कर दिया है, सारी बातें उसमें लिख दी है, पर अब वो जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें सही हो, तो वो सही है, इस चीज की जानकारी हमको कोर्ट को देनी है, तो इसलिए हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन उसका देना पड़ेगा। तो 15 बात करता है कि अभिवचन उसे करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में एक के द्वारा। अभी पक्षकारों में एक के द्वारा वाला सीन क्या है? पक्षकारों में एक के द्वारा वाला सीन, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट था, उसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ ज्यादा थे, डिफेंडेंट ज्यादा थे, तो कोई एक भी आ सकता है, सारे लोगों को आने की जरूरत नहीं थी। ये हमने रिप्रेजेंटेटिव सूट कहाँ पढ़ा था? ऑर्डर 1 रूल 8 में। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है
कि वेरीफाइड एट द फूड बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टी, कि जो है कोई एक पार्टी या पार्टीज में से कोई एक इसको वेरीफाई करेगा, या ऐसा पर्सन सम अदर पर्सन, जो कि हम रिकॉग्नाइज एजेंट के रिगार्ड में ये बात करते हैं कि कोई सम अदर पर्सन जो कि सेटिस्फाई हो कि मैटर चल क्या रहा है, जिसको सारे मैटर के पॉइंट जो है वो पता हो, तो वो इस चीज को वेरीफाई करेगा। तो द पर्सन वेरीफाई सेल स्पेशली बाय रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पैराग्राफ। अभी वो जो है वेरीफाई कैसे करेगा, तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा बाय रेफरेंस टू नंबर एंड पैराग्राफ ऑफ द प्लीडिंग। मतलब अभी प्लीडिंग जो है हमने पैराग्राफ वाइज फाइल की हुई है, तो कौन सा पैराग्राफ जो है व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओवन नॉलेज, कि कौन सा पैराग्राफ जो है वो उसके खुद की जानकारी के हिसाब से लिखा है। अभी प्लीडिंग फाइल की है ना, पैराग्राफ वाइज फाइल की है, तो कौन सा पैराग्राफ उसने जो है वो पैराग्राफ को वेरीफाई करने के लिए कौन सा पैराग्राफ उसने खुद की जानकारी से ओवन नॉलेज से लिखा है, और कौन सा पैराग्राफ जो है व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कि कुछ उसको जानकारी मिली है और वो जानकारी पर वो भरोसा करता है, विश्वास करता है कि वो जानकारी सही है, तो ऐसे पैराग्राफ को वो मेंशन करेगा कि कौन नंबरिंग देगा कि कौन सा पैराग्राफ उसके ओन नॉलेज पर है और कौन सा पैराग्राफ उसने जानकारी के हिसाब से उसमें फिल किया है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। Then the verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed। कि जो वेरिफिकेशन है हस्ताक्षरित किया जाएगा उसमें उस तारीख का, मतलब कि जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है वो कब हुआ ये तारीख भी उसमें डाली जाएगी और साइन किया जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उसमें उस तारीख को जिसको और उस स्थान का जहां वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन किया जाएगा। ये भी प्लीडिंग में कि कब उसने ये सारे मैटर, ये जो बातें हैं ये उस प्लीडिंग में डाली, उसका भी एड्रेस और टाइम जो है वो एड्रेस नहीं टाइम जो है वो दिया जाएगा और साइन भी उसको किया जाएगा। द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल आल्सो फर्निश एन एफिडेविट। इन सारी बातों को अभी वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने के बाद भी उसको फर्निश कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा, वो एफिडेविट करेगा। एफिडेविट के थ्रू उसको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा, फुल सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ अब जो मेरी प्लीडिंग जो है वो मेरी प्लीडिंग सही है। क्यों? क्योंकि मैंने वेरीफाई भी कर दिया है और साथ में मैंने एफिडेविट भी लगा दिया है। ये बात हो गई है हमारी 15 की। 15A छोड़ दो, अभी 16 इसमें कहाँ थे? 16 पे। 16 स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग, मतलब अभिवचन का काट दिया जाना। अभी हमने जो प्लीडिंग फाइल की है, मतलब या तो प्लेंट फाइल किया है या रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि प्लीडिंग मतलब होता ही है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो जो प्लीडिंग है उसको स्ट्राइक आउट मतलब काट दिया जा सकता है। हमने जो प्लीडिंग फाइल की है, हमारा जो प्लेंट है उसको काट दिया जा सकता है, मतलब कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है स्ट्रक आउट कर सकता है। और अमेंडमेंट एनी मैटर, वो क्या कर सकता है, इसको काट सकता है। अगर हमने प्लीडिंग में कोई अमेंडमेंट किया है उसको भी काट सकता है और हमारे प्लेंट को भी काट सकता है। कब काट सकता है? जब उसको लगता है कि विच में बी अननेसेसरी, हमारी जो प्लीडिंग है वो अननेसेसरी है, स्कैंडलस, फ्रिवोलस एंड वेक्सेसियस है, मतलब फालतू परेशान करने वाली है, तुच्छ टाइप की, तंग टाइप की है, ये कलंकात्मक। स्कैंडलस मतलब होता है कलंकात्मक, मतलब हम बेवजह ही किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो वो किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर अगर उसको समझ में आ जाता है कि ये प्लीडिंग जो है ये सही नहीं है, प्लेंट जो है ये वेक्सेसियस है, तंग करने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्लेंट को काट देगा।
which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial। इस वजह से हो क्या रहा है, ये प्लीडिंग ऐसी है जिस वजह से हमारा जो ट्रायल है वो डिले हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी वो जो प्लीडिंग है उसको काट दिया जाएगा। और विच इज अदरवाइज एन एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ये जो हमारी कोर्ट है, कोर्ट की प्रोसेस है, इसका एब्यूज हो रहा है, मतलब दुरुपयोग हो रहा है। तो ये बात हो गई है 16 में कि अगर कोर्ट को ये 3 कंडीशंस लगती है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्लीडिंग है उसको काट दिया जाएगा। अभी बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में क्या था कि हमने जो प्लीडिंग फाइल की है उसमें कुछ संशोधन करना है, तो वो कब कर सकेंगे? तो कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अलोंग, मतलब ये अमेंडमेंट जो होगा ये कोर्ट की परमिशन से होगा, जब कोर्ट अलो करेगा तभी होगा। तो वो कोर्ट जो है किसी भी प्रोसीडिंग के स्टेज पर हमको अलो कर सकती है। क्या कर सकती है? अलो कर सकती है कि पार्टी टू अल्टर और अमेंड, कि कुछ चेंज करना हो, अल्टरेशन करना हो या कुछ अमेंड करना हो प्लीडिंग में, इन सच मैनर। तो जो 17 में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम अल्टर कर सकते हैं और प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये बात दे रखी है 17 में, लेकिन उसमें है कि कैसे करेंगे। सच टर्म एज मे बी जस्ट, ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी, कि जो अमेंडमेंट है वो कैसे होना चाहिए, बेवजह का ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉइंट रह गया तो एप्लीकेशन दे दी कि हमको उसमें ये पॉइंट डालना है। कोर्ट को लगेगा कि हाँ, जो अमेंडमेंट करना है, जो पॉइंट डालना है वो प्रॉपर क्या है, कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट है, कि अगर वो पॉइंट नहीं डाला तो इससे क्या होगा कि कोर्ट को केस डिस्पोज करने में, केस को ट्रायल करने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा कोई पॉइंट है तो फिर अमेंडमेंट जरूरी है। हमने देखा था कि विटनेस की लिस्ट देना है या मिस जेंडर, नॉन जेंडर की, ऐसी पार्टी का ही नॉन जेंडर हो गया जो नेसेसरी पार्टी थी, तो अभी उसको तो प्लेंट में डालना पड़ेगा ना, उस पार्टी का नाम तो डालना पड़ेगा, बट हम तो भूल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर पर्पस उसका क्या है, डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, कि वो कंट्रोवर्सी ऐसी है जिससे हमारा केस जो है वो इफेक्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है वो परमिशन देगा कि हम हमारी प्लीडिंग में अल्टरेशन कर ले या अमेंडमेंट कर ले। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन, ऐसा कोर्ट परमिशन तो देगा पर कब नहीं देगा, कब ऐसा अमेंडमेंट अलो नहीं किया जाएगा, अगर हमारा ट्रायल जो है शुरू हो चुका है, मतलब जो इश्यू है वो सेटल हो चुके हैं। ये एट एनी स्टेज किसके लिए है? इश्यू सेटल होने के पहले के लिए है, क्योंकि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ट्रायल के पहले ही होता है ना, तो ये तब के लिए है एट एनी स्टेज। बट अगर इश्यू सेटल हो गए हैं और ट्रायल शुरू हो गया है, उसके बाद में हम एप्लीकेशन अमेंडमेंट की नहीं दे सकते, और दे सकते हैं अनलेस अगर आ गया है, जनरल रूल बोल रहा है कि अगर ट्रायल शुरू हो गया है, ट्रायल का कमेंसमेंट हो गया है, तो फिर हम अमेंडमेंट की एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अनलेस आ जाता है तो क्या होता है, सारी बातें साइड में हो जाती है और अनलेस के बाद वाली जो बातें हैं वो इफेक्ट में आ जाती है। तो वो क्या बात करता है, कोर्ट कम टू द कंक्लूजन, कोर्ट अगर ऐसे कंक्लूजन पर आ जाता है कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, मतलब कि ये जो लापरवाही हुई है ये क्या है, सद्भाव पूर्वक हुई है। इसका हिंदी अगर हम देखें, संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण के प्रारंभ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब कोर्ट को समझ में आ जाए कि सम्यक तत्परता, मतलब ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या है, कहाँ गया, ये रहा, इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, सम्यक तत्परता मतलब वो होशो हवास में था, तत्पर था इस चीज के लिए, फिर भी वो चीज छूट गई है, स्किप हो गई है। द पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ
ट्रायल की सम्यक तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व मामले को नहीं उठा सका। अगर ऐसा मैटर है कि कोर्ट जो है वो इस कंक्लूजन पर आ सकता है कि जो अमेंडमेंट है उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वहां पे कुछ ऐसे रीजन थे, वैलिड रीजन थे जिस वजह से वो अमेंडमेंट नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में उसका अमेंडमेंट अलो कर दिया जाएगा। मतलब हमारे पास अगर हम किसी भी चीज को डिले कर रहे हैं, अगर हम विटनेस की लिस्ट देने में डिले कर रहे हैं, किसी का नाम हमने नहीं डाला है, समन में कुछ हम डिले कर रहे हैं, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन में अगर हम डिले कर रहे हैं तो सबका एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद हम एप्लीकेशन नहीं दे सकते अनलेस यही कि अगर हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड है कि हम अपीयर क्यों नहीं हो सके या कोई सा भी मैटर, अगर हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड है तो उस टाइम लिमिट के बियॉन्ड जाकर, मतलब टाइम लिमिट के बाद भी कोर्ट हमें परमिशन दे सकती है। ये हो गया हमारा 17 अमेंडमेंट। 18 बात करता है कि अभी अमेंडमेंट का हमको कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि ठीक है आपकी जो प्लीडिंग है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पर कब कर सकते हो? If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose of the order, कि जो टाइम लिमिट दे रखी है, जो आदेश दिया कि हाँ आप अमेंड कर सकते हो, उसके बाद एक टाइम लिमिट दे रखी है। वो टाइम लिमिट कितनी है? 14 डेज की है, कि जैसे ही ऑर्डर दिया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, जैसे ही डेट ऑफ द ऑर्डर, जैसे ही जिस तारीख पर ऑर्डर दिया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उसमें संशोधन कर सकते हो, तो उसके 14 दिन के अंदर आपको संशोधन करना पड़ेगा। एक तो आपने पहले सारी चीजें डाली नहीं, फिर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो अमेंडमेंट की। अभी अमेंडमेंट के लिए भी कोर्ट ने अलो कर दिया है और उसका टाइम दे दिया है 14 दिन, और उस 14 दिन के अंदर भी आप अमेंडमेंट नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या मजाक थोड़ी ना है। कोर्ट एक के बाद एक आपको टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर भी आप उस चीज को नेग्लिजेंसी इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर ऑर्डर दिया और उसके 14 दिन के अंदर भी अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ही शेल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड, इसके बाद जो है उसको परमिशन नहीं दी जाएगी अमेंडमेंट की। क्यों? क्योंकि वो लिमिट भी एक्सपायर हो गई है, जो 14 दिन की लिमिट दी थी वो भी एक्सपायर हो गई है। तो वो अगर लिमिट एक्सपायर हो गई है तो उसके बाद में फिर क्या है कि आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। 14 डेज के बाद, 14 दिन के बाद अब एलिजिबल नहीं रहोगे कि आप कुछ अमेंडमेंट उसमें कर पाओ, क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम दिया फिर भी आपने नहीं किया। तो अभी इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं है। अगर ऐसे बार बार कोर्ट परमिशन देता रहे तो फिर तो कोर्ट मैटर जो है वो डिले होते ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ 14 दिन का टाइम लिमिट दिया है। इस टाइम लिमिट में अगर आप कर देते हो तो ठीक है, और नहीं करते हो तो फिर आप बाद में कब कि ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद आप ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये बात दे रखी है हमारी प्लीडिंग की 6 में कि प्लीडिंग जो है उसमें अगर जो प्लेंट है या रिटर्न स्टेटमेंट है, इनको क्या है जब हम फाइल कर रहे हैं तो इनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, हमारे प्लेंट को रिटर्न भी किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। हमें प्लीडिंग में रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ अमेंडमेंट करना हो तो वो कब किए जा सकते हैं, ये सारी बातें दे रखी है हमारे ऑर्डर 6 में। देन 7 दे रखी है। 7 में बात करता है प्लेंट। अभी 6 बात करता है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों की। अभी हम स्पेशली प्लेंट को देख लेते हैं कि प्लेंट में क्या होगा। तो प्लेंट को देखें जो डील करता है ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 निकाल लेंगे आप। ऑर्डर 7 में भी कुछ चीजें ही जरूरी है। इसमें ऑर्डर 7 का जो रूल 1 है वो ज्यादा जरूरी है। हम डील सबको करेंगे तो मतलब ऊपर कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, बट ज्यादा जरूरी जो है वो है रूल 1। रूल 1 के बाद है रूल 10, 11,
10, 11, 12 ये जरूरी है। इसमें जो है क्वेश्चन आता है वो आता है रिटर्न ऑफ प्लेंट का। 7 में आता है रिटर्न ऑफ प्लेंट का, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, कि कब रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ऑर्डर 6 का जो क्वेश्चन था वो था वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, एंड 7 का है रिटर्न ऑफ प्लेंट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये जो है वो ज्यादा जरूरी है। अभी 7 को अभी हम देख लेते हैं। 7 बात करता है पर्टिकुलर टू बी कंटेन इन प्लेंट। जो हमारा प्लेंट है उसमें पर्टिकुलर बातें जो है वो हमको डालनी पड़ेगी। जब हमने ऑर्डर 4 पढ़ा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, उसमें भी हमने देखा था कि जैसे प्लेंट दायर कर रहे हैं तो प्रॉपर कॉपीज, डुप्लीकेट कॉपीज डालनी पड़ेगी। हमने ये डील किया था कि किसी भी मैटर को, सिविल मैटर को कोर्ट में शुरू करना हो तो उसके 3 तरीके होते हैं। या तो हम उसको प्लेंट दायर करके केस शुरू कर सकते हैं, या एप्लीकेशन फाइल करके शुरू कर सकते हैं, या तो फिर हम पिटीशन जो होती है, याचिका जो होती है, मेमोरेंडम ऑफ अपील, इनके थ्रू अपील, इनके थ्रू भी हम हमारा मैटर शुरू कर सकते हैं। तो अभी उसमें जो प्लेंट है उसको हम डील करेंगे कि प्लेंट के थ्रू कैसे मैटर शुरू होगा, प्लेंट में क्या चीजें कंटेंट क्या होने चाहिए। तो 1 बात करता है कि जो पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो उसमें डालने जरूरी है। अभी पर्टिकुलर कंटेंट में क्या है, तो द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉड, कि जो जिस कोर्ट में हमें हमारा मैटर फाइल करना है उसका नाम डालेंगे। आपने कभी देखा होगा वो एप्लीकेशन बनाते हैं कोर्ट में, कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई जैसे हाजिरी माफी की एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं आई है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या डालते हैं, जिस भी कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है वही सबसे पहले डालते हैं। प्रथम वर्ग न्यायाधीश महोदय, द्वितीय वर्ग न्यायाधीश महोदय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, ऐसे करके हम सबसे पहले फ्रंट पे वही डालते हैं। तो यही है कि जो प्लेंट है, जब प्लेंट भी हम रेडी कर रहे हैं तो सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा जहाँ पे हमें हमारा मैटर फाइल करना है। नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जो प्लेंटिफ है उसका नाम डालेंगे, वादी का नाम डालेंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या करता है, कहाँ रहता है, ये चीजें हमें प्लेंट में डालनी है। देन 3rd है कि डिफेंडेंट जो है वो डिफेंडेंट कहाँ रहता है, उसका डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये सारी चीजें हम डालेंगे। देन है वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज माइनर, अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है वो माइनर है या जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो वाद मित्र भी हमें हायर करके देते हैं। इसमें अगर अनसाउंड माइंड है तो सॉरी माइनर है तो उसका जो ऑर्डर है वो अलग से दे रखा है। बट हमें उसमें प्लेंट में अभी वाद मित्र बनाना है पर पहले बताना तो पड़ेगा कि हम माइनर है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्लेंट है उसमें हमें बताना पड़ेगा कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है वो माइनर है या तो अनसाउंड माइंड है। फिर ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है वो आगे की स्टेप्स लेगी, हमें नेक्स्ट फ्रेंड प्रोवाइड करेंगे। तो ये दे रखा है डी में। ई में दे रखा है द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन व्हेन इट अरोज, जो फैक्ट है, जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन जो है वाद हेतु गठित हुआ है वो कब पैदा हुआ ये भी देंगे। व्हेन इट अरोज, कब पैदा हुआ ये भी बताएंगे। जैसे प्रॉपर्टी पर कब्जा किसी ने किया, हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, घर से बाहर निकाला, ये हमारे कॉज ऑफ एक्शन है, तो ये भी उसमें डालेंगे। और कब बाहर निकाला, ये जो मुद्दा है ये खड़ा कब हुआ, लड़ाई झगड़ा जो हुआ है वो कब हुआ, तो ये भी हमें उसमें डालना पड़ेगा। द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन, और ऐसे फैक्ट भी उसमें हमें शो करने पड़ेंगे कि हाँ इस कोर्ट को हमारा मैटर डील करने का जुरिडिक्शन है। देन बात दे रखी है द रिलीफ इज द प्लेंटिफ क्लेम, कि प्लेंटिफ जो है उसको सारे
क्लेम को लेकर रिलीफ चाहिए वो भी लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या रिलीफ चाहिए। जैसे बाहर निकाल दिया, उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, नल बंद कर दी, सारी मतलब परेशानी हो रही है, तो अभी रिलीफ क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वापस प्रोवाइड करवाई जाए, हमारे घर में पानी की समस्या हो रही है तो नल भी हमें वापस दिया जाए, हमें हमारा पोजीशन वापस दिया जाए, अभी पोजीशन के साथ साथ ओनरशिप भी वापस दी जाए। तो ये सारे हमें क्लेम चाहिए, तो ये भी हमें सारी चीजें उसमें डालनी पड़ेगी जो जो क्लेम हमें चाहिए। Where the plaintiff has allowed a set off or relinquish, ये क्या होता है? ये सेट ऑफ और रिलिंक्विश क्या होता है? ये हमने जो बात करी थी ना अभी कि प्लेंटिफ वाद दायर कर रहा है डिफेंडेंट के लिए और डिफेंडेंट जो है वो काउंटर क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ के लिए, तो वही चीज यहाँ पे आती है। Where the plaintiff is allowed set off or relinquish a portion of his claim, the amount so allow or relinquish। ये देखा था हमने ऑर्डर 2 रूल 2 में। ऑर्डर 2 रूल 2 में देखा था, जैसे हमें किसी से 1000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, तो हमने क्या करा था, उसमें से किसी भाग का हम लोप कर रहे थे, मतलब ओमिशन कर रहे थे कि ठीक है भाई तेरे पास पैसे नहीं है, तू 1000 तेरे से आ रहे हैं तो तू 5,000 मेरे को कर दे। तो ये क्या होता है, रिलिंक्विश होता है कि मैंने कुछ पोर्शन उसका छोड़ दिया तो 5,000 ही मुझे दे दे, ये हो गया उसका रिलिंक्विश। तो ये भी हम उसमें मेंशन करेंगे। और सेट ऑफ क्या होता है, मान लो ए ने बी को दिए 100 रुपए पर बी ने जो है वो पहले ही उसको 30 रुपए दे चुका था, उसके किसी कारण से 30 रुपए आ रहे होंगे, तो फिर वो क्या करेगा, प्लेंटिफ क्या है वो सेट ऑफ कर देगा कि हाँ 30 रुपए तो जो उसने दे दिए हैं, तो अभी मैटर जो है वो 70 रुपए के लिए ही है। ये क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। तो ये बात करता है सेट ऑफ एंड रिलिंक्विश की। तो ये चीजें भी अगर है तो हम वो अमाउंट जो है जो अलो किया जा रहा है या रिलिंक्विश किया जा रहा है, मतलब 70 रुपए ही देना है, ये अमाउंट भी उसमें लिखेंगे, या 5,000 रुपए मैंने माफ कर दिए, ये ऐसा रिलिंक्विश मैंने कर दिया, उसका मैंने विमोचन कर दिया, तो वो चीज भी हमें उसमें लिखनी पड़ेगी। देन है state of the value of subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees so far as the case admit। ये जो हमारा मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, उसकी वैल्यू का है, ये भी हम लिखेंगे कि मान लो 50,000 से ऊपर वाला है तो भाई हाँ आपको जुरिडिक्शन है, पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन, तो हमें हमारा जो मैटर है उसकी वैल्यू भी उसमें डालनी पड़ेगी। अगर हमारा पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जो हमने पढ़ा था, मॉनेटरी वैल्यू जो डिसाइड करता है, तो ऐसे में भी हमें हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें वैल्यू ज्यादा है तो फिर कोर्ट को जो है वो हमारा प्लेंट जो है वो ट्रांसफर करना पड़े, इसलिए वो भी हमें डालना है। ये बात करता है रूल 1। देन रूल 2 जो है, रूल 2 और आगे थोड़ा सा बाकी है, फिर आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। वैसे कल छुट्टी थी बट आपकी एविडेंस की क्लास हुई थी, ऐसा क्यों? मैम लिंक आ गई तो हम लोग भी ज्वाइन कर लें। अच्छा, तो अभी आप लोगों का क्या मूड है आगे? मतलब ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही है, बट आप जैसा बोल दो। 15 मिनट तो लगेंगे, तो क्या कल कंटिन्यू करें या अभी करें? मैम कर लीजिए कंटिन्यू, सब लोग एग्री हो तो बाकी तो कल देखने में टाइम हो गया था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे। और आप लोग क्या है थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, पढ़ के आओगे ना तो फटाफट हो जाएगा। मेन सेक्शन ही डील करने हैं, पूरा पढ़ने जाएंगे तो सीपीसी सर से ऊपर निकल जाएगी।
तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ के आइएगा तो हमारे लिए इजी होगा। रूल 2 पढ़ के आइएगा। रूल 2 के बाद जो है यही 10, 11, 12 बाकी जो दे रखा है 4, 5, 6, 7 ये बिल्कुल ऐसे फालतू वाली मतलब है काम की बातें, पर पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगी। उसमें कोई समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप क्या है रूल 2 देख लेना। 10, 11, 12 ये चीजें देख लेना, बस इतना सा ही है। बाकी नीचे वाला जो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, वो ऐसे ही हम लोग डील कर लेंगे क्योंकि वो भी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है।